न्यूक्लियर वेपन्स वो अगले 5 सालों 6 सालों में बढ़कर 1000 पहुंच जाएगी, जबकि ताइवान को तो भरोसा ही नहीं है चीन के ऊपर। दरअसल चीन के पड़ोसियों से रिश्ते बेहद खराब हैं और ये बात तो जग जाहिर है ही। आइए जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर, जिसको अंग्रेजी में साउथ चाइना सी भी कहते हैं, उसको लेकर चीन के पड़ोसी मुल्कों से आखिर उसका क्या विवाद चल रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर को लगातार अपना बताता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाले ये समुद्री इलाके 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसको समझने की जरूरत है। अब आप देखिए, ये जो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की गई है, ये तो पूरा का पूरा चीन है। ये जो इतना एरिया आप देख रहे हैं, ये है पूरा का पूरा चीन। लेकिन ये जो एरिया है, ये सारा का सारा, ये जो आप लाइंस यहाँ सब देख रहे हैं, ये नीचे से ऊपर, जिसमें आपको वियतनाम भी है, मलेशिया भी है, ब्रुनेई भी है, फिलीपींस भी है, ताइवान भी है। इनके बीच का जो एरिया जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये सारा का सारा, ये है दक्षिण चीन सागर, जिसको हम साउथ चाइना सी कहते हैं। और सारा का सारा विवाद इसी को लेकर है। अब आप समझिए, ये ताइवान है, तो ये ऑरेंज वाली रेखा जो है, ये ताइवान का समुद्री क्षेत्र है। ये नेक्स्ट मैप के जरिए इसको मैं भी आपको समझाता हूँ थोड़ा सा और। चीन है। अब ये जो आइलैंड है, जैसे हाइनान आइलैंड है, वुडी आइलैंड है, ये स्कारबोरो है, ये वो एरिया है जिस पर चीन अपना प्रभुत्व दिखाता है कि ये वो आइलैंड्स हैं जिसको मैंने अपने कब्जे में कर लिया है। ये सारे के सारे आइलैंड्स पड़ते हैं साउथ चाइना सी में, यानी कि दक्षिण चीन सागर में। अब चीन क्या करता है कि इन तमाम आइलैंड्स पर कब्जा करने के बाद वो धीरे धीरे अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाता है। जैसा कि हमने देखा भी था कि चीन ने अभी फिलीपींस के सैनिकों के साथ क्या किया। चीन के सैनिकों ने कुल्हाड़ियों से, हथियारों से फिलीपींस के सैनिकों पर अटैक किया था, उन पर हमला किया था। तो इसको अगर आप देखेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको सारा का सारा जो विवाद है वो समझ में आ जाएगा। तो चीन हाइनान आइलैंड पर कब्जा कर चुका है, वुडी आइलैंड को अपना बताता है, स्कारबोरो को अपना बताता है, और इसके अलावा स्प्रेटली आइलैंड। ये वो तमाम आइलैंड्स हैं जिस पर चीन अपना प्रभुत्व दिखाता है, और इसी के बेसिस पर चीन ये कहता है कि दक्षिण चीन सागर मेरा है और इस इलाके से जो भी व्यापार होगा वो सबसे ज्यादा व्यापार मैं करूंगा। और जैसा कि बहुत क्लियर है कि जितना भी व्यापार पूरी दुनिया में समंदर के जरिए होता है, उसका करीब 1/3 यानी कि तीसरा हिस्से का जो व्यापार है, अरबों डॉलर का व्यापार, इसी दक्षिण चीन सागर के जरिए होता है। और इसीलिए चीन लगातार इस एरिया पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। और इसीलिए फिलीपींस से भी उसका विवाद है, मलेशिया से भी उसका विवाद है, ब्रुनेई से भी उसका विवाद है, वियतनाम से भी चीन का विवाद है। इसके जरिए और समझिए। अब एक चीज और समझने की जरूरत है। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ना, ये 9 डॉट्स हैं। इसको अगर मैं डिफेंस की भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो इसको 9 डॉट्स कहते हैं। और 9 डॉट्स मतलब वो एरिया जो कि दक्षिण चीन सागर में चीन जिसको अपना कहता है। अब इन 9 डॉट्स के आसपास जो जो कंट्रीज हैं, उससे सारा का सारा विवाद चीन का बढ़ता है। ताइवान से भी विवाद इसी वजह से लेकर है कि इस 9 डॉट्स के एरिया को चीन अपना बताता है। फिलीपींस से विवाद भी इसी वजह से है, मलेशिया से, इंडोनेशिया से विवाद भी इसी वजह से है, वियतनाम से विवाद भी इसी वजह से है। तो चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो सारा का सारा जो उनसे विवाद है वो इसी साउथ चाइना सी को लेकर है चीन से, जिसकी वजह से पिछले दिनों हमने देखा था 17 जून को टकराव हुआ था चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच में, जिसमें चीन के सैनिकों ने फिलीपींस के सैनिकों के ऊपर अटैक किया था और चीन के एक सैनिक जो है, फिलीपींस का जो एक सैनिक है, उसका अंगूठा भी कट गया था। एक और मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसको अगला मैप अगर आप दिखाएंगे तो नेक्स्ट मैप में मैं आपको बताऊंगा, इसमें और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये देखिए, इसमें और ये बोल्ड हैं, ये डॉट्स है ना, ये जिसकी मैं 9 डॉट्स की बात कर रहा था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये सारा का सारा, इसको चीन कहता है कि मेरा है। ये दक्षिण चीन सागर का एरिया। इसमें और क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब देखिए, 9 डॉट्स के आसपास आप देखेंगे तो फिर से ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, ये सारे के सारे वो देश हैं जो चीन के पड़ोसी देश हैं। इनसे विवाद सारा का सारा इसी विवाद को लेकर है कि दक्षिण चीन सागर में कौन व्यापार करेगा, दक्षिण चीन सागर में किसकी चलेगी। और चीन की इस दादागिरी को हमेशा से अमेरिका चैलेंज करता आया है। इसलिए इन 9 डॉट्स के एरिया में, जो साउथ चाइना सी है, इन 9 डॉट्स के एरिया में अमेरिका भी लगातार जो अपने जंगी जहाज हैं, जिसको युद्धपोत कहते हैं, वो लगातार अमेरिका के युद्धपोत भी इस 9 डॉट्स के एरिया में पेट्रोलिंग करते रहते हैं, ताकि चीन की दादागिरी से जो ये पड़ोसी देश हैं जो साउथ चाइना सी को यूज कर रहे हैं, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, ताइवान है, इससे चीन की दादागिरी से इनको मुक्त रखा जा सके, इनको आजाद रखा जा सके। तो चीन ये दावा करता है कि वियतनाम के कुछ हिस्से, खासकर पैरासल आइलैंड, जैसा कि इसमें लिखा भी है, स्प्रेटली आइलैंड और दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्से उसके हैं। इन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये पैरासेल है, ये स्कारबोरो है, ये स्प्रेटली आइलैंड है। ये एरिया जो है,
ये चीन दावा करता है कि मेरे हैं, जबकि एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, ये चीन के एरिया है नहीं। इंडोनेशिया से विवाद क्यों है चीन का, उसको भी समझने की जरूरत है। इंडोनेशिया से विवाद इसलिए है कि चीन और इंडोनेशिया के बीच नातूना आइलैंड और दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्से हैं, जिसको लेकर चीन और इंडोनेशिया के बीच खींचतान रहती है। इंडोनेशिया अपने इलाके में एक ऑयल एंड नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन चीन इसी पर आपत्ति जताता है। अब विवाद मलेशिया से भी है। ये देखिए, ये है मलेशिया। अब मलेशिया से विवाद की क्या वजह है? मलेशिया से विवाद की वजह है कि चीन यहां भी स्प्रेटली आइलैंड को लेकर लड़ता है। ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है स्प्रेटली आइलैंड। इस स्प्रेटली आइलैंड को लेकर चीन मलेशिया से लड़ता है। अप्रैल 2020 में चीन की नौसेना ने एक मलेशियाई जहाज को घेर लिया था। इस पर मलेशिया की ओर से आपत्ति जाहिर की गई। बाद में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज भी इस विवादित इलाके में घुसे थे। इसी की बात कर रहा हूं, ये 9 डॉट्स का जो एरिया है, इसी 9 डॉट्स में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज घुसे थे, जिसके बाद चीनी जहाज को वहां से वापस लौटना पड़ा था। और वक्त वक्त पर ऐसा होता है कि अमेरिका के जंगी जहाज इस एरिया में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। ब्रुनई से विवाद क्या है? ब्रुनई देखिए एक छोटा सा इस्लामिक देश है। चीन और ब्रुनई के बीच भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों स्प्रेटली आइलैंड को लेकर विवाद है। ब्रुनई को अक्सर दक्षिण चीन सागर में साइलेंट दावेदार कहा जाता है। अब चीन का कहना यह है कि स्प्रेटलिस यानी कि नानशा, पैरासेल यानी कि शीशा और प्रताश डोंगसा, मैल्सफील्ड बैंक उसके इलाके हैं, उसके आइलैंड हैं। पैरासेल द्वीप समूह में बड़े द्वीप, लिंकन द्वीप, डंकन द्वीप, मनी द्वीप, पैटल द्वीप और टाइटन द्वीप हैं। इसके अलावा स्प्रेटली की बात करूं तो स्प्रेटली में फायरी क्रॉस रीफ, सूबी रीफ, मिस्चीफ रीफ, जॉनसन साउथ रीफ, गिवन रीफ, ह्यूजेस रीफ और गुआटेरन रीफ द्वीप हैं। इन पर भी चीन अपना कब्जा जमाने की, अपना दावा जमाने की कोशिश लगातार करता है। इसके अलावा स्कारबोरो की बात करूं मैं, स्कारबोरो शोल पर, तो इस पर भी विवाद है, जो फिलीपींस से लगभग आप समझ लीजिए कि 230 किलोमीटर और चीन के हेनान द्वीप से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप सोचिए 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन चीन फिर भी इस पर अपना दावा करता है। चीन ने 2014 में स्प्रेटली द्वीप चौकियों पर भूमि सुधार और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाई थी। चीन की इन्हीं हरकतों से सब नाराज हैं। मेरे सब का मतलब है कि जितने भी ये जो कंट्रीज हैं, चीन की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो नाराज हैं। और इसी वजह से फिलीपींस और चीन हम देखते हैं कि समंदर में आपस में फिर से भिड़ गए थे, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। यहां पर ये देखिए। और इस वक्त संजीव श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। चीन की सबसे लड़ाई रहती है सर, अपने जितने भी पड़ोसी हैं चीन के, हम देखते हैं कि भारत से भी रहती है, फिर चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, अभी फिलीपींस में 2-4 दिन पहले हमने देखा क्या कुछ हुआ था। ये सब इसी वजह से है कि चीन अपनी दादागिरी पूरी तरीके से चाहता है साउथ चाइना सी में। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में भी बड़े विस्तार से समझाया कि साउथ चाइना सी पर चाइना एकाधिकार का दावा करता है। जो साउथ चाइना सी का 35 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, उसके 90% भाग पर वो अपनी जो काल्पनिक 9 डैश लाइन है, उसके माध्यम से एकाधिकार का दावा करता है। और इस वजह से जो साउथ चाइना सी के जो 6 छोटे राष्ट्र हैं, ताइवान के साथ को अगर ले लें तो ये जो राष्ट्र हैं, इनके अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, इनके अपने टेरिटोरियल राइट्स हैं, उन सभी को चाइना उसको नकारता है और उनके वेसल्स को, उनकी शिप्स को लगातार वो हरास करने की कोशिश करता है। अभी आपने फिलीपींस के साथ जो घटना हुई उसमें देखा कि किस तरीके से चाइना के जो कोस्ट गार्ड के जो सैनिक हैं, उन्होंने फिलीपींस के नेवी के जो सैनिक थे उनके ऊपर हमला कर दिया। एक अधिकारी को अपने अंगूठे को भी गंवाना पड़ा और कई घायल भी हैं। तो ये जो चाइना की जो हरासमेंट की जो आक्रामक गतिविधियां हैं, वो एक बड़े चिंता का विषय है। और जाहिर है कि चाइना पूरे साउथ चाइना सी के और पूरे, मैं कहूँगा, इंडो पैसिफिक रीजन के जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, उसके लिए वो खतरा बन गया है। चाइना पूरे साउथ चाइना सी में, चाहे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट हो, जो वहाँ पर अनइम्पीडेड कॉमर्स जो चलते रहना चाहिए, उसको वो बाधित करने की कोशिश करता है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस पूरे साउथ चाइना सी के क्षेत्र से पूरे विश्व में लगभग $3.5 ट्रिलियन का व्यापार होता है। जो एनर्जी सप्लाई जो चेन्स हैं वो वहाँ पर बहुत ही रोबस्ट हैं। और चाइना का स्वयं अगर आप देखें तो उनकी लगभग 65% जो एनर्जी सप्लाईज हैं वो इसी साउथ चाइना सी के क्षेत्र से गुजरती है।
भारत का जो मैरीटाइम ट्रेड है वो भी 55% इस क्षेत्र से और मलक्का स्ट्रेट से होकर के गुजरता है। विश्व के जो अन्य जो राष्ट्र हैं और पूरे, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, वो सभी इस पूरे क्षेत्र से उनका बड़ा व्यापार होता है। और जाहिर है कि इस पूरे इतने महत्वपूर्ण व्यापारिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अगर कोई एक राष्ट्र, चाइना जैसा राष्ट्र, एकाधिकार का दावा करे तो जाहिर है कि यह पूरे विश्व के लिए खतरे की बात है। और इसी वजह से फिलीपींस के द्वारा एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में एक केस दायर किया गया था और जिसका कि एक वर्डिक्ट आया था। ये जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है ये हेग में स्थित था और इसके द्वारा जो एक वर्डिक्ट 2016 में ही दिया गया था, जिसमें कि चाइना के जो 9-9 के क्लेम को झूठा बताया गया था, उसे रिजेक्ट किया गया था। और ये कहा गया था कि ये जो आपका दावा है कि आप 9-9 बना करके साउथ चाइना सी के 90% भाग पर अपना जो एकाधिकार का जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन चाइना ने उस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और आज भी आप देखिए तो किस तरीके से चाइना साउथ चाइना सी में अनेक आक्रामक गतिविधियां और साजिशें रच रहा है। तो जाहिर है कि इस चाइना का की जो आक्रामकता है वो हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व का ये जो चाइना है वो अति महत्वाकांक्षी व्यवहार कर रहा है, वो जो है एग्रेसिव व्यवहार कर रहा है। एक मैं यहाँ पर अवश्य आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चाइना के एक पहले के राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग के समय में चाइना में ये सोच थी कि वो हाइड योर एबिलिटीज और बाइड योर टाइम। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। मैं एक सवाल मुझे आपसे और पूछना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बता दूं अपने दर्शकों को कि ये समुद्री सीमा जो है वो कैसे तय होती है। तेरी सीमा मेरी सीमा ये कैसे तय होती है, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा एक क्वेश्चन लेके। मेरा सवाल है, आप इस तरह से समझिए कि 3 तरीके होते हैं किसी भी समुद्री सीमा को तय करने के। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला तरीका है समुद्री सीमा तय करने का, वो पहला तरीका दरअसल ये एरिया वाइज होता है, माइल वाइज होता है। पहला तरीका है कि आधार सीमा, आप इसको समझिए, यानी कि 12 समुद्री मील, यानी कि 22.22 किलोमीटर के भीतर घुसपैठ करने वाले को पहले वार्निंग दी जाती है और उसके बाद अगर वो नहीं मानता है, इसके अंदर आता है किसी भी देश की समुद्री सीमा के, तो फिर उसे फायर करने का अधिकार होता है, उसको मार कर मारने का अधिकार होता है। इस तरह की धमकी वहां पर दी जाती है। दूसरा तरीका यह है क्षेत्रीय सीमा, यानी कि 24 समुद्री मील, यानी कि 44.44 किलोमीटर की दूरी तक होती है। इस क्षेत्र पर उस देश का पूरा अधिकार होता है, बगैर परिसीमन के आने पर यहां मार गिराया जा सकता है। इसका तीसरा तरीका है EEZ, यानी कि 200 समुद्री मील, यानी कि इसको किलोमीटर में आप अगर समझें तो 370 किलोमीटर, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहा जाता है। ये ऐसे में देश किसी भी तरह का समुद्री जो किसी भी तरह की इंटरफेरेंस होती है, घुसपैठ होती है, वो नहीं होनी चाहिए, उसको रोका जा सकता है। तो ये तरीके हैं किसी भी देश की समुद्री सीमा को तय करने के। और अगर इस समुद्री सीमा का उल्लंघन होता है तो फिर अटैकिंग हो सकता है, हमला किया जा सकता है, मार गिराया भी जा सकता है। संजीव श्रीवास्तव लगातार मेरे साथ बने हुए, मैं उनके पास आ रहा हूँ। सर, ये तो समुद्री सीमा का मैटर था, ये तो मैंने समझाया वहाँ पर, लेकिन मैं आपसे एक सवाल समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो मीटिंग हुई थी अमेरिका और चीन के बीच, 31 मई को जो मीटिंग हुई थी, उसमें चीन ने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर हमारी जंग ताइवान के साथ होती भी है। क्या चीन की बात मानने योग्य है? क्योंकि ताइवान को तो भरोसा है नहीं इस बात को लेकर बिल्कुल भी। देखिए, ये जो वार्ता हुई थी यूएस और चाइना के बीच में, ये इनफॉर्मल टॉक्स थी। हाँ। ट्रैक 2 लेवल की जो टॉक्स थी, जो कि 2019 के बाद से अब जाकर के हुई है। पिछले 5 वर्षों में ये टॉक्स जो है रुकी हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इसे रोक दिया गया था। लेकिन ये जो यूएस और चाइना के बीच का ये जो डायलॉग है, ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक एक सकारात्मक जो है डेवलपमेंट है, क्योंकि जो महाशक्तियों को आपस में कम से कम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बना करके रखना चाहिए। और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बने रहने से ये होता है कि महाशक्तियों के बीच में एक दूसरे के लोग लेकर के कोई भ्रम की स्थिति नहीं होती, कोई मिसकैलकुलेशन की संभावना कम से कम हो जाती है, किसी तरीके के ऐसे स्टेप्स को लेने की संभावना कम से कम हो जाती है जिसमें कि बिना किसी आधार के या किसी गलत निर्णय पर जाकर के कोई बड़ा कदम उठा लिया जाए। तो ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिहाज से ये जो टॉक्स हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। उसी तरह से मैं मानता हूं कि भारत और चाइना को भी आपस में टॉक्स करते रहने चाहिए, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां हैं
और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आज की जो महाशक्तियां हैं, सभी के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहे जाते हैं। और यदि महाशक्तियों के बीच में कोई मिसकैलकुलेशन हो जाता है, किसी तरीके की वो गलत निर्णय पर पहुंच जाते हैं, तो ये जो है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे हम मैट कहते हैं, वो स्थितियां पैदा कर सकता है, सर्वनाशी स्थितियां पैदा कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो न्यूक्लियर वॉर है अफोर्डेबल नहीं है। कोई भी राष्ट्र आज के समय में न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। 1945 में और 2024 में अंतर यह है कि 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास एटॉमिक वेपन्स थे, लेकिन आज के वर्तमान समय में, आज के दिन तक की अगर बात करें, तो विश्व की सभी महाशक्तियां, जो बड़ी महाशक्तियां, उनके पास एटॉमिक वेपन्स हैं, और सभी के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यानी कि अगर एक राष्ट्र ने किसी दूसरे राष्ट्र पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दिया, तो दूसरा राष्ट्र ऐसी कैपेबिलिटी रखता है कि उसे अपने न्यूक्लियर वेपन से रिस्पॉन्ड कर सकता है, और उसके लिए लैंड, एयर, सी, सबमरीन्स, हर तरीके के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ऐसे में जहां तक चाइना का प्रश्न है, जो आपने प्रश्न पूछा है, मेरा ऐसा मानना है कि चाइना न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि यदि चाइना ने ऐसा कोई कदम उठा लिया तो ये चाइना के लिए भी सर्वनाशी स्थितियां पैदा करेगा। और ये जाहिर है कि जो जहां कहीं भी चाइना अटैक करता है, वहां पर तो एक महाविनाश पैदा होगा ही, लेकिन उसके रिस्पांस में जो अटैक आएगा, उससे चाइना भी जो है बेहद उसको बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी, उसका भी, उसके लिए भी सर्वनाशी स्थितियां पैदा होंगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि चाइना जो अपनी बात कह रहा है, उस पर वो अमल अवश्य करेगा, क्योंकि उसके लिए भी एक बहुत घातक ये साबित ये मजबूरी भी है उसकी और प्रेशर भी है उसके ऊपर, डर उसको भी है चाइना को कि अगर इस तरह की कोई हिमाकत करता है तो फिर उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, वो बहुत खतरनाक होंगे चाइना के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, संजीव श्रीवास्तव जी साथ में जुड़ने के लिए और डिटेल में इन सारी चीज़ों को हमारे दर्शकों को समझा।